हेलो दोस्तों, उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पिछले सेशन में अवध के नवाब के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने लगभग 3 नवाबों के बारे में पढ़ा। ठीक, पहला सआदत खां, फिर सआदत खां के पुत्र को हमने सफदरजंग को देखा, फिर सफदरजंग हुआ वो दामाद हुआ किसका, सआदत खां का। फिर सफदरजंग के पुत्र को हमने देखा सुजाउदौला, जो अवध का नवाब हुआ करता था, जिसने कई युद्धों में भाग भी लिया और अंग्रेजों से संधि भी की। बनारस की द्वितीय संधि, ठीक, जो महत्वपूर्ण थी, जिसे फैजाबाद की संधि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, और उसके पहले उसने एक 1765 में इलाहाबाद की संधि की। ठीक, जिसमें उसने लखनऊ के बेगमों से, हमने बताया विधवा बेगमों से पैसे को लूट करके वारेन हेस्टिंग्स को दिया था, जो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था, यानी जो अंग्रेज थे, जिसने कब्जा करना चाहा। 1764 के बाद पूरे भारत पर उसने कब्जा करने की पूरी तरीके से कोशिश स्टार्ट है उनकी। ठीक, तो उन लोगों को किया और ये चलते चलते आगे 1857 की क्रांति के बाद पूरे भारत पर क्या कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे। ठीक, तो हम लोग देखेंगे अवध में ही अगले नवाब, आज चौथे नवाब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, सुजाउदौला का ही पुत्र हुआ करता था। ठीक, चौथा नवाब लिखेंगे चतुर्थ नवाब। चतुर्थ नवाब हुआ करते थे कौन, नाम नोट करेंगे इसमें, आसफ उद्दौला। आसफ उद्दौला समय इनकी थे, नोट करेंगे 1775 से 1797 ईस्वी। 1797 ईस्वी। ठीक, आसफ उद्दौला कोष्टक में लिख लेंगे सन ऑफ सुजाउदौला। ठीक, ये सुजाउदौला का क्या था, पुत्र था। ठीक, आसफ उद्दौला। ठीक, लिखेंगे इसने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ बनाया। ठीक, इसने राजधानी क्या किया, शुरू से जो सआदत खां के समय से फैजाबाद हुआ करती थी, उसको फैजाबाद से ट्रांसफर कर दिया, फैजाबाद टू कहां, लखनऊ। अब लखनऊ राजधानी हो गई। ठीक, किसकी, जो चतुर्थ नवाब आसफ उद्दौला था, यानी अवध के नवाबों की राजधानी अब कहां हो गई, फैजाबाद से टू लखनऊ राजधानी हो गई। तो देखेंगे इसमें 1775 ईस्वी फैजाबाद की संधि, 1775 ईस्वी में इसी के समय में एक फैजाबाद की संधि हुई। ठीक, लिखेंगे फैजाबाद की संधि। ठीक है, दो इसमें लिखिएगा, 2 शर्तें हुई, 2 लोगों के बीच फैले हुआ। ठीक, 2 लोगों में जो था, ये अवध का नवाब आसफ उद्दौला, नोट करेंगे आसफ उद्दौला। और जो इधर नवाब था वो था, अंग्रेज जो था, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक, इसमें फैजाबाद की संधि में जो आसफ उद्दौला था, ये जनता के प्रति थोड़ा सा दयालुता का भाव रखा, और इसने देखा कि जो इसके पिता ने काम किया, अवध की बेगमों से जो विधवा हुआ करती थी, उनके पैसों को छीन करके वारेन हेस्टिंग्स को पहुंचा दिया। इसीलिए इसने वारेन हेस्टिंग्स को ये वचन दिलाया, और वारेन हेस्टिंग्स ने जो बेगम हुआ करती थी अवध के और लखनऊ के क्षेत्रों के, उनके साथ बड़े बुरी तरीके से व्यवहार किया था वारेन हेस्टिंग्स। इसीलिए एडमंड बर्क जो था, इसी वारेन हेस्टिंग्स के खिलाफ, इसी को लेकर के, ठीक, क्या किया था, इसके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लगवाई थी। ठीक, वारेन हेस्टिंग्स से कहां पर, लंदन में। महाभियोग की प्रक्रिया क्यों लगाई जाती है, इसको इसके पद से हटाने के लिए, इसको सजा दिलाने के लिए। अगर कोई भी, जैसे राष्ट्रपति अगर अपने पोस्ट पे रहते हुए, अपने पद पर रहते हुए कोई भी गलत कार्य कर देता है, तो राष्ट्रपति के ऊपर उसको महाभियोग चलाया जाता है। ठीक, राष्ट्रपति को महाभियोग चला करके उसके पद रिक्ति की जाती है, उसको सजा एक तरफ से होती है। ठीक,
तो इसको माना जाता है वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर एडमंड बर्क द्वारा इसको क्या किया गया था, इसके ऊपर आरोप लगाया गया था कि महिलाओं के जो बेगम हुआ करते थे उनके साथ ये दुर्व्यवहार किया हुआ था। ठीक, कौन? वारेन हेस्टिंग्स। आगे की तरफ देखेंगे हम, इसमें 2 शर्तें इसमें मानी गई कि जो बनारस पर अंग्रेजों का अधिकार होगा। अंग्रेजों ने कहा कि आसफउद्दौला से जो अवध, उसमें बनारस इलाहाबाद सभी क्षेत्र इसके अंतर्गत आते थे अवध के, तो इसमें अंग्रेजों ने कहा कि जो बनारस है, बनारस पर हमारा क्या होगा, अधिकार होगा। और उसके साथ साथ दूसरी जो चीज है, इसने आसफउद्दौला ने कहा कि जो वारेन हेस्टिंग्स है इनसे कहा कि हमारे जो बेगम हैं अवध के और लखनऊ के क्षेत्रों के बीच की, इन बेगमों के साथ आप उनकी सुरक्षा में हाथ बढ़ाएंगे अपना, लेकिन उनके साथ किसी भी तरीके का दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। तो लिखिएगा, पहली लाइन नोट करिए, लिखिएगा इसमें बनारस पर अंग्रेजों का अधिकार होगा। 2 शर्तें मानी गई, बनारस पर अंग्रेजों का अधिकार होगा और अवध और लखनऊ के बेगमों की सुरक्षा अंग्रेजों के हाथ में होगी, और अवध और लखनऊ के बेगमों की सुरक्षा अंग्रेजों के द्वारा या उनके हाथ में होगी। किसके? अंग्रेजों के हाथ में होगी। ठीक, इसी को लेकर के 1785 में, ठीक, यहाँ के नंद कुमार और बहुत से लोग, चैत सिंह के द्वारा इसके ऊपर आरोप लगाया गया। बाद में 1785 में एडमंड बर्क द्वारा इसको ब्रिटेन में जाकर के, लंदन में इसके ऊपर क्या लगाया गया, महाभियोग लगाया गया। ठीक, लेकिन उस समय अंग्रेजों की ही कोर्ट हुआ करती थी, ये बरी हो गया। फिर इसके बाद नंद कुमार को क्या हो गई, फांसी हुई। आगे की तरफ देखेंगे, इसमें हम 1784 में आसफउद्दौला, स्टार बनाकर लिखेंगे, 1784 में आसफउद्दौला 1784 में आसफउद्दौला ने बड़ा इमामबाड़ा, ठीक, कहाँ है, लखनऊ में। अगर लखनऊ की धरा पे आपने इमामबाड़ा को नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। ठीक, इसको मानते रहिएगा आप। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ का निर्माण करवाया। ठीक, किसके लिए निर्माण करवाया था? कोष्टक में लिख लेंगे, मुहर्रम मनाने के लिए। ठीक, मुहर्रम मनाने के लिए। ठीक, एशिया संप्रदाय जो होते हैं वो मुहर्रम का मनाते हैं त्योहार। हमने इस्लाम धर्म को, प्राचीन भारत के इतिहास में इसको धार्मिक आंदोलन पढ़ा रहे थे, तो उसमें हमने बताया था इस्लाम धर्म के मुहर्रम क्या चीज होता। आगे की तरफ लिखेंगे, एक इसकी विशेषता है, जो बड़ा इमामबाड़ा है इसकी विशेषता क्या है, इसको नोट कर लेंगे। बिना स्तंभों की इमारत है। विशेषता क्या है? बिना स्तंभों की इमारत। यानी ये जो स्तंभ, बिना स्तंभ, इसमें कोई पिलर नहीं लगा है, ऐसी इमारत है। कौन? बड़ा इमामबाड़ा। ठीक, बड़ा इमामबाड़ा जाइए और वहां पर आप जरूर एक बार घूमिए। और वहीं पर इसने जो आगरा में ताजमहल बना था शाहजहां का, ये अपने बेटी से बहुत प्यार करता था। आसफउद्दौला बहुत प्रेम करता था उससे, अपने बेटे। लेकिन इसकी बेटी की मृत्यु हो जाने के बाद बहुत कम समय में उसने अपनी बेटी की याद में भी ताजमहल जैसी डिजाइनिंग बनवाने की कोशिश किया है। ठीक, जाएंगे इमामबाड़ा के परिसर में तो देखेंगे, उसमें बनवाने की कोशिश किया लेकिन वैसा बन नहीं पाया ताजमहल की आकार का। ठीक, उसी ताजमहल की कॉपी को बनवाया लेकिन पूरी तरीके से बन नहीं पाया। आगे की तरफ हम देखेंगे, इसके बाद इसका पुत्र नवाब बना। अब जितने भी नवाब हैं अंग्रेजों का पूरी तरीके से इस पर भी क्या हो गया है, कब्जा हो गया, एक तरीके से कह लीजिए। ठीक, तो अब वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, तो इसलिए हम उनको, कुछ हमको नहीं पढ़ना है एग्जाम की दृष्टि से, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, बस हमको उसी तरह उनका नाम नोट करते चले जाना है, जो कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा हम उनमें बोलते जाएंगे। ठीक, अगला नवाब इन्हीं का पुत्र बना, वजीर अली खां। आप लिख लीजिएगा, वजीर अली खां। ठीक, पुत्र किसका था? इसी का, आसफउद्दौला का। ठीक, समय नोट करेंगे, इसमें समय नोट करेंगे 1797 से लेकर
1798 तक। ठीक, जिनको पढ़ना है वो भारत के आधुनिक इतिहास की बुक उठाएं बीए में और पढ़ लें बेहतरीन तरीके से। वजीर अली के बाद फिर अगला नवाब, फिर इसके बाद वजीर अली के बाद फिर अगला जो नवाब बना वो सआदत अली खां द्वितीय बना। सआदत अली खां द्वितीय, ठीक, सआदत अली खां द्वितीय अगला नवाब बना, जो इसी का चाचा हुआ करता था। ठीक, इसका चाचा, इसको लिख लीजिए सन ऑफ आसफ उद्दौला। आसफ उद्दौला, जितना बताते हैं उतना नोट करते रहिएगा। इसी का चाचा सआदत अली खान था। समय नोट करेंगे 1798 से लेकर 1814 ईस्वी तक अगला क्या बना, नवाब बना। आगे इसके बाद देखेंगे, इसी में थोड़ा सा 2-3 लाइन नोट करिएगा। 1801 ईस्वी का समय आया। ठीक, 1801 ईस्वी की लिखेंगे, इसने लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार कर ली। हमने बताया था कि वेलेजली जानता है कि जो भारतीय राजा हैं, ये बहुत दयालुता का भाव रखते हैं। इनके प्रति पहले अगर बर्बरता भी की जाए, क्रूरता भी की जाए, लेकिन बाद में अगर इनसे थोड़ा सा अपने प्रति भी और उनके प्रति अगर दयालुता का भाव या भाईचारा का व्यवहार दिखा दिया जाएगा तो ये तुरंत बदल जाते हैं, पिघल जाते हैं। इसी समय में लॉर्ड वेलेजली जो आया है, उसके पहले अंग्रेजों ने जितनी भी भारतीयों के साथ, भारतीय राजाओं के साथ बर्बरता किया, उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक, हमने देखा कि प्रथम जो सहायक संधि को अपनाने वाला राज्य हैदराबाद था। ठीक, फिर उसी प्रकार ये भी लॉर्ड वेलेजली ने उत्तर भारत में भी अवध के नवाब से जो सआदत अली खां द्वितीय था, सआदत अली द्वितीय से इन्होंने कहा कि ऐसा है कि आपकी पराजय क्यों हो जा रही है, आप लोग कमजोर क्यों होते जा रहे हैं। बात यही है कि आपकी सेना कमजोर है, सेना आप हमारी लीजिए, लेकिन आपस में नहीं लड़ना है आसपास के राजाओं से। जब हमारे ऊपर कोई बाहरी अटैक करेगा तभी उनसे लड़ना है, लेकिन जो सेना होगी उसके बदले आपको हमको क्या देना होगा, पैसा देना होगा। ठीक, अगर आप बड़े जमींदार हैं, मतलब बड़े भूभाग पे शासन कर रहे हैं, तो आप हमको थोड़ी जमीन दे दीजिए, हम शासन करेंगे। अब सोच लीजिए, अंग्रेज दिमाग से आप ही हैं, अगर हम ये कह दें कि आपको आवश्यकता है, आप क्यों हार जा रहे हैं, हम आपको सेना दे रहे हैं, आप सेना का वेतन हमको देंगे, न कि सेना को आप देंगे, हम सेना आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, आप उसके बदले हमको पैसा देंगे और हम सेना को पैसा देंगे। तो अगर हम सेना को पैसा दे रहे हैं तो हम जैसे सेना से कहेंगे वैसे वो आपके काम करेगी। ठीक, सेना आप ही के पास रहेगी, लेकिन काम जैसे हम कहेंगे, क्योंकि हम उसको खाने के लिए दे रहे हैं, सेना को हम पैसा दे रहे हैं। यानी धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपनी मानसिकता से गुलाम बनाना चाहा भारतीयों को। अंग्रेज भारतीय जो राजा हुए, इनको लगा कि सही कह रहे हैं, नवाब निजाम जितने भी बादशाह, इनको लगा कि अंग्रेज सही कह रहे हैं, हमारी हार क्यों हो जा रही है, क्योंकि हमारी सेनाएं कमजोर है, उनके पास हथियार नहीं है आधुनिक, इसलिए कमजोरी तरीके से वो कमजोर हो जा रही है, युद्धों में परास्त हो जा रही हैं। इसलिए पूरी सुरक्षा का आश्वासन देकर के लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि स्वीकार करवा ली 1801 में। किसको, अवध के नवाब सआदत अली खां द्वितीय, इसने भी सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। और हमने बता दिया कि जिस दिन दूसरे की सेना दूसरे के पैसे पर आपकी अगर सुरक्षा कर रही है तो कभी भी आपको बॉयकॉट खत्म कर सकती है। ठीक, तो अब खत्म होना ही है जब सहायक संधि इसने भी स्वीकार कर लिया। फिर अंग्रेजों के समय में हम सहायक संधि पर बहुत विस्तृत कैसे कैसे इन्होंने दिमाग लगाया, किस घटना के बाद सहायक संधि को लाने का प्रयास किया गया, सारी चीजें बताएंगे। बस थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। आगे की तरफ लिखेंगे इसमें स्टार बना करके, लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा इसे, लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक, लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा इसे राजा की उपाधि दी गई, इसे राजा की उपाधि दी गई। अंग्रेजों को काम लेना है, इसलिए इनको क्या करेंगे, सआदत अली खां को, इसने सआदत अली खां द्वितीय को क्या किया, यहाँ सआदत अली खां द्वितीय लिख लीजिएगा, सआदत अली खां द्वितीय को इसने राजा की उपाधि दे दिया। किसने, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, यही लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ठीक,
यानी उनके कद को ऊंचा बढ़ा रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं कि आप हमारे लिए अच्छे हैं, बड़े मतलब अच्छे आदमी हैं, आप महान हैं, मतलब बड़े हैं। उनको राजा की उपाधि, इनको खुश रखना है। ठीक, आगे की तरफ नोट करेंगे इसमें मृत्यु 1814 ईस्वी में सादत अली खान द्वितीय की मृत्यु हो गई। कहाँ? 1814 ईस्वी में, 1814 ईस्वी। अगला नवाब देखेंगे जो बने हैं हैदर अली खान। ठीक, ये सब उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बाद भी जितने नवाब बने हैं जो इंपॉर्टेंट रहेगा हम उसके बारे में खुद कुछ न कुछ लिख देंगे। अब नवाबों का जल्दी जल्दी नाम नोट करिएगा। हैदर अली खान इसी का पुत्र हुआ। ठीक, हैदर अली खान, हैदर अली खान, अली खान, हैदर अली खान। ठीक, समय नोट करेंगे 1814 से 1827, 1814 से 1827। फिर इसके बाद जो अगला नवाब बना है, नाम नोट करेंगे नासिरुद्दीन हैदर, नासिरुद्दीन हैदर, नासिरुद्दीन हैदर अगला नवाब बना। ठीक, लिखेंगे 1827 से 1837, 1837। ठीक, इसके बाद अगला नवाब लिखेंगे मोहम्मद अली शाह। क्या? मोहम्मद अली शाह, मोहम्मद अली शाह, मोहम्मद अली शाह। ठीक, समय नोट करेंगे 1837 से लेकर 1842 ईस्वी तक। ठीक, इसके बाद अगला नवाब नोट करेंगे अमजद अली खान, अमजद अली खान। कौन? अमजद अली खान, अमजद अली खान, अमजद अली खान। ठीक, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अमजद अली खान लिखेंगे 1842 से 1847, 1847। ठीक, इसके बाद अगला नवाब, अंतिम नवाब है और अगला भी है। ठीक, अगला नवाब कौन था? लिखेंगे यहाँ पर वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह। ठीक, वाजिद अली शाह कोष्टक में लिख लेंगे अंतिम नवाब, अंतिम नवाब, नवाब, अंतिम नवाब। ठीक, यही अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। लॉर्ड डलहौजी का समय आ गया, समय नोट कर लेंगे इसका 1847 से 1856, 1847 से 1856। और कुशासन, हड़प नीति, व्यक्तिगत नीति जिसे बोला जाता है। ठीक, अंग्रेज कौन? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़प नीति चलाई गई थी। ठीक, उसने इसकी घोषणा कर दिया था अंग्रेजों ने कि जिसके पास, लॉर्ड डलहौजी ने घोषणा कर दिया था कि जिसके पास उसके आने वाले उत्तराधिकारी में पुत्र नहीं है, उनका जो पूरा साम्राज्य होगा वो हमारा हो जाएगा, यानी हम अंग्रेजों का हो जाएगा। ठीक, ऐसा घोषणा कर दिया था। ठीक, इस पे बहुत से राजा भारत के संदेह में आ गए कि ऐसा होगा। तो इसके लिए जिनके जिनके पास थे वो खुशी मना रहे थे। उसी प्रकार कुशासन का आरोप लगा करके इसने यहाँ पर कुशासन का आरोप लगा दिया कि शासन सही तरीके से नहीं कर रहा। वाजिद अली शाह उस समय यहाँ पर जो अब नवाब हो रहे हैं भारत का, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय से ही पूरे भारत का गवर्नर जनरल हो गया। पहले बंगाल का 1772-73 में पहले बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल के बाद बिहार उड़ीसा का भी कानून बनाने लगा। लेकिन लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय से, ठीक, 1833 का जो चार्टर एक्ट आया उसके तहत से पूरे भारत का गवर्नर जनरल हो गया, अब पूरे भारत में शासन कर रहा है। इसलिए अभी जब लॉर्ड डलहौजी आया तो पूरे भारत में शासन कर रहा है। उसके पहले उसने बहुत से काम किए हुए हैं। ठीक, तार व्यवस्था, रेलवे व्यवस्था, डाक व्यवस्था, इन सब का प्रचलन हो चुका है। ठीक, अब वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह ये अंतिम नवाब थे, इसलिए कुशासन का अंतिम नवाब नहीं, इसके बाद भी नवाब होते, लेकिन अंग्रेजों ने इस पे, लॉर्ड डलहौजी ने वाजिद अली शाह पे कुशासन का आरोप लगा दिया और कुशासन का आरोप लगा करके इसको हड़प लिया। ठीक, इन्हीं की पत्नी थी वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल, जिसने 1857 की क्रांति में क्या किया था? भाग लिया था। ठीक, 1857 की क्रांति में अवध की धरती लखनऊ से बेगम हजरत महल ने लड़ी थी और इन्हीं वाजिद अली शाह के नाम पे हमारे लखनऊ का चिड़ियाघर है। लखनऊ में एक ही चिड़ियाघर है, वाजिद अली शाह चिड़ियाघर। ठीक, हजरतगंज चौराहे के पास में है, कभी समय मिले तो इसको देखें। ठीक, वाजिद अली शाह चिड़ियाघर।
ठीक, म्यूजियम में जरूर जाएं जहां पर इनके इतिहासों के बारे में जानकारी मिलती है। वो लखनऊ की तहजीब मिलती है, लखनवी तहजीब मिलती है, जहां से इनके इतिहासों के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसको जरूर देखें, लिख लीजिएगा। इनकी पत्नी थी बेगम हजरत महल, ठीक, बेगम हजरत महल, पत्नी बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। 1857 की क्रांति में इसने अंग्रेजों से लड़ी थी। 1857 ईस्वी की क्रांति में लखनऊ से नेतृत्व किया, लखनऊ से नेतृत्व की और लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इसको तो 56 में ही हड़प लिया गया अवध को। और जब इसको हड़पा गया तो अवध को उस समय क्या नाम दिया गया था? अवध को चेरी बोला जाता था, चेरी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं चेरी, ठीक, चेरी। आप अर्थ खोजेंगे चेरी क्या होता है, इसके बाद हम तो खुद अगली कक्षाओं में चर्चा कर देंगे चेरी क्या होता है, ठीक, क्योंकि कुछ तो काम आपको मिलना चाहिए। एक तो प्रैक्टिस नहीं करना है, दूसरे कभी कमेंट बॉक्स में जवाब नहीं आता है क्वेश्चनों का, तो आप चेरी क्यों बोला गया इसको, ठीक। एक एनटीपीसी प्री में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एनटीपीसी अभी जो जल्दी एग्जाम हुए उनके प्री में पूछा गया था। अवध जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़प नीति के तहत इसको हड़पा गया था, उसको और अन्य नाम क्या था? तो चेरी था, ठीक। चलिए, इसके लास्ट में जब हड़प लिया गया तो अंग्रेजों के द्वारा इसका अंतिम नवाब कहीं कहीं किताबों में देता है कि इसी का पुत्र निर्जिस कादिर माना जाता है। कौन? निर्जिस कादिर, इसी का पुत्र माना जाता है, निर्जिस कादिर कहीं कहीं किताबों में देता है। तो आज हम लोगों ने भारत में नवीन राज्यों के उदय में अवध के नवाबों के बारे में पढ़ा, जिसको अंग्रेजों ने व्यक्तिगत नीति के तहत, हड़प नीति के तहत अंतिम नवाब वाजिद अली शाह से इसके पूरे साम्राज्य को छीन लिया। अवध अंग्रेजों के अधीन हो गया, ठीक। अब अगली क्लासों में हम इसी प्रकार बंगाल के नवाबों के बारे में पढ़ लेंगे और इसके बाद खत्म होते हुए रुहेलखंड जो बचा हुआ है और केरल का प्रशासन बचा हुआ है, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि उसको आप किताबों से पढ़ेंगे। कौन? रुहेलखंड और केरल, बस थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो उसको हम नहीं बताना चाह रहे हैं और उससे क्वेश्चन भी ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप उसको पढ़ लेंगे। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 2 क्लासों के बाद कहाँ का? यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। क्या? यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को शेयर करें, एक दूसरे तक पहुंचाएं, लाइक करें, ठीक। बहुत जल्द हम लोग यूरोपीय कंपनियों के आगमन को पढ़ते हुए, समझते हुए 1857 की क्रांति को देखते हुए स्वतंत्रता आंदोलन की तरफ बढ़ चलेंगे, ठीक। परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस मेहनत से लगे रहिए। उमाकांत यादव सर जी इस क्लासेज में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।